हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 जो कि आपका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट है ना। और हमने इसके पहले पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत सारी बातें सॉलिड से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें सीखी। इसमें हमने पढ़ा कि बेसिकली हमारा जो सॉलिड होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक हमारा होता था क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन, एंड एक हमारा होता था क्या, एमॉर्फस। ओके, एमॉर्फस, ठीक है। और फिर हमने ये पढ़ा कि हमारे जो क्रिस्टलाइन होते हैं, अब एमॉर्फस बेसिकली हमें नहीं पढ़ना था, हमने एक छोटा सा हमने एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देखा था एमॉर्फस के बारे में। फिर हमने ये कहा कि हाँ, कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एक रेगुलर पैटर्न पर होते हैं। और हमने फिर ये देखा था कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो किससे मिलकर के बना होता है। एक आपको एक वर्ड आपको ये याद रखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या क्या आते हैं, जैसे आपके आते हैं एटम्स, आपका क्या आता है, एटम्स आता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स आते हैं आपके, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आता है, या फिर आपका आयंस आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आते हैं। तो हमने ये कहा कि हमारा जो भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड था वो एक रेगुलर अरेंजमेंट के थ्रू बना हुआ था। और वो रेगुलर अरेंजमेंट किसका होता था, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का होता था, मतलब या तो एटम्स का, या तो मॉलिक्यूल्स का, या तो आयंस का। अब हम इस वीडियो में, बच्चे बात ध्यान समझना, इस वीडियो में हम इसी रेगुलर अरेंजमेंट को समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। यही आपका मेन टॉपिक है, ठीक है। बात में समझ में आ रही है? तो हमने कहा कि अगर कोई एक क्रिस्टल, मेरी बात ध्यान समझो, कि अगर कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या किससे मिलकर के बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना है, ठीक है ना। आपने ये कहा कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आपको याद रखना है क्या, एटम्स, ठीक है, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये इतनी सारी चीजों से हमारा कोई पार्टिकल मिलकर के बन सकता था। आर अरेंज्ड इन डेफिनेट एंड रेगुलर ऑर्डर इन स्पेस, ठीक है। ये डेफिनेट और एक रेगुलर ऑर्डर में होते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में होते हैं। ओके, यहाँ से आप हेडिंग लगा लो, ये हेडिंग लगाना हम भूल गए क्या, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। यही पूरी की पूरी हम टॉपिक्स अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यूनिट सेल्स ये बेसिकली क्या चीज़ है ना, ठीक है ना। तो हमने कहा कि ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि हमारे जो कोई भी अगर हमारा सॉलिड है तो उसका एक पर्टिकुलर वो किसी एक पार्टिकल से मिलकर बना है, और पार्टिकल एक रेगुलर एक अरेंज्ड ऑर्डर में बना हुआ होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब याद रखना कि यही जो हमारे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को अब हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इन पार्टिकल्स को हम पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मेरी बात समझना, क्या रिप्रेजेंट करने वाले, पॉइंट्स के थ्रू। मतलब कि जैसे मान लो, मैंने कहा कि मान लो बहुत सारे मान लो जैसे, अब देखो मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो हमने कहा कि ठीक है, ये मान लो इसको मिला करके कोई ऐसा एक बढ़िया सा एक सॉलिड होगा ना। तो अब ये सॉलिड ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके, या फिर ऐसे मान लो, ऐसे कह लें कि हमारा मान लो ये कोई एक ऐसा सॉलिड होगा, तो ये सॉलिड ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ ऐसे अरेंज्ड होंगे, समझ रहे हो। और अब इन पार्टिकल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मेरी बात समझना, किसके थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। ओके बच्चे देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी इसके पार्टिकल्स होंगे, जो भी आपके पास जो भी ये क्रिस्टलाइन मटेरियल्स है, तो वो पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। पार्टिकल दैट इज आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें होंगी। तो उन पार्टिकल्स को अब हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन करो कि हम इन पार्टिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा सर, ठीक है, पॉइंट्स के थ्रू अब रिप्रेजेंट करके क्या करेंगे, तो हम इन पॉइंट्स का एक रेगुलर एक रिपीटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे। मेरी बात ध्यान समझो, हम इन पॉइंट्स का क्या करेंगे, एक रेगुलर एक रिपीटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे, रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे। और उसी रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट को हम कहेंगे क्या, स्पेस लैटिस। आ रही मेरी बात समझ में?
क्रिस्टल लैटिस का भी, या क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हो, या इसी को हम स्पेस लैटिस के नाम से भी जानते हैं। स्पेस का मतलब क्यों? क्योंकि बेसिकली हम बात करने वाले हैं 3 डायमेंशनल, थोड़ा सा 2 डायमेंशनल हम समझेंगे, ठीक है ना। चलो, आपने कहा सर मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, एक पॉइंट और जल्दी समझते हैं। इसने कहा कि द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। चलो देखो, कुछ नहीं, आपने कहा सर मेरे को ये वाली जो पॉइंट है वो समझ में नहीं आई। देखो ये क्या कर रहा है, द रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, ये आपका पॉइंट है। आप क्या करो, आप पॉइंट से एक रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट बनाओ। देखो आप कैसे बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, ये आपने एक पॉइंट बनाया कि यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, ठीक है, एक ये पॉइंट, समझ रहे हो आप मेरी बात? इस तरीके से आप पॉइंट बना सकते हो। तो ये जो रेगुलर, देखो एक रिपीटिंग अरेंजमेंट है ना, इसी अरेंजमेंट को हम कहेंगे क्या, दैट इज लैटिस। फिर क्या कहता है कि द स्मॉल पार्टिकल्स है ना ऑफ लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब क्या करो, आप किसी भी, है ना, आप किसी भी कंटिन्यू पॉइंट्स को आपस में क्या करो, मिलाओ एक साथ। तो ये जो आपका एक, ये जो आपकी, ये जो एक जो शेप बन रहा है, ये जो शेप बन रहा है, इसी को हम कहते हैं क्या, हम इसी को कहते हैं यूनिट सेल। मेरी बात समझना, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल कैसे मिलकर के बना, यूनिट सेल आपके उस पार्टिकल से मिलकर के बना। और देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम इसी शेप का हर जगह क्या करते चलेंगे, हम शेप बनाते चलेंगे। देखो एक ऐसा शेप बना लिया, एक ऐसा शेप बना लिया, आ रही मेरी बात समझ में, एक ऐसा शेप बना लिया। तो अब ये जो यूनिट सेल है वो बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है पर्टिकुलर पार्टिकल से मिल करके, है ना। और इसी पैटर्न को, ये जो हमारा जो पैटर्न मिला है, इसी पूरे पैटर्न को हम क्या कहेंगे, लैटिस, स्पेस लैटिस कहेंगे, या क्रिस्टल लैटिस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही, बताओ। तो देखो जस्ट लाइक वैसा ही, जैसे कि आपने आपकी जो घर है ना, उन घरों की मतलब मान लो एक पूरी सी बड़ी सी एक मान लो आपकी रूम है, ठीक है। तो वो रूम बेसिकली किससे मिलकर के बने हैं, छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर के बने हैं, है ना। क्या होता है कि एक हम क्या करते हैं, हम एक ब्रिक्स के ऊपर हम दूसरे ब्रिक्स को रखते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसी तरीके से तो देखो यहाँ पर भी तो रखा गया है ना, एक यूनिट सेल के ऊपर दूसरे यूनिट सेल को, दूसरे यूनिट सेल के ऊपर तीसरे यूनिट सेल को रखा जाएगा। तो इस तरीके से जो पैटर्न बनेगा, आपकी जो भी एक के ऊपर एक आपकी जो भी ब्रिक्स रखी जा रही थी, तो उससे क्या होता है, उससे एक बड़ी सी दीवार बन रही थी, एक वॉल बन रही थी, ठीक है ना। तो वो जो पूरी की पूरी जो वॉल है, या फिर आपकी ये कह लो कि उस छोटी छोटी ब्रिक से मिल करके जो भी आपकी रूम बनी है ना, या फिर जो भी आपका घर बना, वो एक लैटिस स्पेस हो गया, या फिर एक क्रिस्टल लैटिस हो गया, ठीक है। और वो जो छोटे छोटे ब्रिक्स हैं वो आपकी यूनिट सेल कहला गई, उसी को हमने क्या कह दिया, यूनिट सेल कहला दिया। जस्ट लाइक जैसा कि आप लोग अगर बायो के बच्चे हो तो ये इसको बहुत अच्छे समझ रहे हो, जैसा कि आपका जो सेल होता है ना, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसको आप कहते हो, बायोलॉजी वाले बच्चे क्या कहते हो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल, है ना, सेल। तो छोटे छोटे सेल से मिलकर के क्या बने होते हैं, हम क्या बने हुए होते हैं, हमारे मसल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जस्ट लाइक वैसा ही है। तो हमें अब इसी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है ना। अब यही सब सारी बातें हैं, ठीक है। फिर हमने कहा सर कि हमारे जो लैटिस होते हैं, अब लैटिस आपको समझ में आया, ठीक है ना, कि एक रिपीटिंग क्या होना चाहिए, एक रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। अब देखो, अब हमारे जो लैटिस होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। अगर हम कहें टाइप्स ऑफ लैटिस के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे 2 तरीके के होंगे। फर्स्ट हमारा होगा, एक हमारा होगा 2 डायमेंशनल, जो कि हमें नहीं पढ़ना है अपने सिलेबस में, ठीक है, हमें पढ़ना है 3 डायमेंशनल। बट एक छोटा सा हम नॉलेज लेते हैं 2 डायमेंशनल का, इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना आप। 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल समझ लोगे तो 3 डायमेंशनल भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सर, 2 डायमेंशनल की देखो हमने बात करी कि अगर 2 डायमेंशन मान लो, ये हमने कहा फर्स्ट, अगर आपको मान लो 2 डायमेंशनल, अगर आपको मान लो एक लैटिस अगर ऑब्टेन करना है तो क्या करोगी, क्या करना पड़ेगा आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट, क्या करना पड़ेगा, रेगुलर, अभी जो हमने बनाया था, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, ओके, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन पेपर। जैसे मान लीजिए सपोज करो ये जो व्हाइट बोर्ड ना होकर के मान लो अगर एक प्लेन पेपर होती, तो हम क्या करते, हम एक बहुत सारे ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट बनाते, ये जैसा भी थोड़ी देर मैंने पहले बनाया था, समझते चलो मेरे साथ, बहुत आसान है यार बच्चे, है ना, बहुत आसान है, ठीक है। ये मैंने बनाया, ठीक है। अब क्या करो कि कोई भी आप, है ना, क्या करो कि चूज एनी 4 पॉइंट्स, कोई भी आप एक 4 पॉइंट्स चूज करो,
चूज एनी 4 पॉइंट्स। तो मान लो मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया, ठीक है, ये मैंने पॉइंट चूज किया। ओके, तो आपने जैसे ही कोई भी 4 पॉइंट्स को आपने चूज किया ना, तो क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स अ यूनिट सेल। बात समझिए मेरी, ये क्या बन गया आपका, एक यूनिट सेल बन गया। ये हम अभी 2D की बात करें, 3D में ऐसा नहीं बनना है, 3D में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनना है, बट बहुत आसान है, मेरी बात समझते चलना। तो ये जैसे ही अपने 4 पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट किया ना, ये क्या बन गया, ये आपका एक यूनिट सेल बन गया। अब मान लो आप इस यूनिट सेल के करस्पॉन्डिंग क्या करना चाहते हो, पूरी की पूरी लैटिस ऑब्टेन करना चाहते हो, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, द कंप्लीट लैटिस। अगर आपको एक कंप्लीट लैटिस बनानी है तो क्या करोगे, द कंप्लीट लैटिस can be generated by repeating the unit cell in a direction। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप क्या करते हो, अब बनाते चलो। तो देखो, जैसे आपने कहा कि ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी एक यूनिट सेल बन गई। अब हमारा जो पूरा का पूरा जो लैटिस होगा ना, वो इसी यूनिट सेल के शेप का होगा। जैसे मान लो अब आप ये ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये, ठीक है। अब मान लो अब इस डायरेक्शन में आप बढ़ते चलो, तो ये पूरा का पूरा आपको क्या मिला, एक लैटिस मिलता जा रहा है। समझ रहे हो आप, या आपको क्या मिलता जा रहा है, एक लैटिस मिलता जा रहा है। मान लो इस डायरेक्शन में आप बढ़ो, तो इस डायरेक्शन में भी आपको क्या मिलेगा, एक लैटिस मिलता चलेगा। ये तो यूनिट सेल से मिलकर के क्या बन रहा है बच्चे, लैटिस बन रहा है, क्रिस्टल लैटिस बन रहा है। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अच्छा, आपने अभी जो यूनिट सेल लिया है, या फिर मान लो आपने अभी जो अरेंजमेंट लिया है, वो ऐसे अरेंजमेंट लिया है, क्या पता कि आपका जो अरेंजमेंट है, देखो जैसे आपकी यूनिट सेल देखो, अभी ये कैसे शेप में लग रही है, अभी ये आपकी एक स्क्वायर शेप में लग रही है। शायद ये हमारी यूनिट सेल एक रेक्टेंगुलर शेप में हो, मेरी बात समझ रहे हो। तो शायद जो अरेंजमेंट हो सकता है वो कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई। समझ रहे हो, देखो अब ये कैसा लग रहा है अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगल शेप में लग रहा है ना, ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप में लग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो 2 डायमेंशनल जो हमारी जो लैटिस होती है, वो बेसिकली 5 तरीके की होती है। मेरी बात समझ रहे हो, कितने तरीके की होती है, 5 तरीके की। हेडिंग डालो छोटी सी, देखो बच्चे 5 टाइप्स ऑफ हमारी क्या हो सकती है, समझ लो। ये है नहीं वैसे आपके सिलेबस में 5 टाइप्स ऑफ, बट इंपॉर्टेंट है। 5 टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस। मेरी बेसिकली 5 टाइप की हो सकती है। कैसा कैसा हो सकता है, तो फर्स्ट आपका स्क्वायर हो सकता है, मतलब सभी की जो डिस्टेंसेज होगी वो इक्वल होगी। समझ रहे हो मेरी बात, सभी डिस्टेंसेज क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो ये देखो, आप मान लो एक बना लो, मान लो आपने ये बना लिया, ठीक है। तो ये कैसा शेप है, ये आपका एक स्क्वायर शेप है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी एक स्क्वायर लैटिस हो गई। सिमिलरली आप रेक्टेंगुलर लैटिस बना सकते हो। ये देखो, ये आपकी कैसी है, ये आपकी एक रेक्टेंगल शेप में लग रही है क्या, कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में लग रही है ना ये, ठीक है। तो ये हमारी एक रेक्टेंगुलर लैटिस है। ये बताओ, ये आपकी कैसी लग रही है शेप, ये आपकी लग रही है पैरेललोग्राम शेप की लग रही है। नहीं, देखो कुछ ऐसे लग रही है ना, पैरेललोग्राम शेप की लग रही है भाई। ठीक है, ये आपकी पैरेललोग्राम शेप की लग रही है। नेक्स्ट और क्या हो सकती है, रेक्टेंगल। देखो हमने स्क्वायर बना लिया, हमने रेक्टेंगल बना लिया, और हमने पैरेललोग्राम बना लिया। एक और हमारा सकता है रेक्टेंगल विद इंटीरियर पॉइंट। मतलब क्या होगा कि आप ये रेक्टेंगल ही बनाओगे और उसके अंदर एक और पॉइंट लैटिस, एक और जो आप पार्टिकल है ना, जो भी आपके आंसर है वो इसके अंदर रख दोगे, तो हम उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, एक और आप बना सकते हो रंबस शेप का बना सकते हो। रंबस में आपको याद रखना है, रंबस में आप बेसिकली क्या करते हो, रंबस में क्या करते हो आप, जो एंगल है वो समथिंग कुछ 90 डिग्री का बनाते हो, 60 डिग्री का बनाते हो। कुछ ऐसे बना लेंगे हम, है ना। मान लो एक ये होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा,
तो ये जो होना चाहिए कि मेरा 60 डिग्री होना चाहिए, तो हम इसे कहेंगे कि हमारा ये रंबल शेप का हमारा ये लैटिस है। ठीक है, ये हमें 2 डायमेंशनल, ये हमें चीज़ें अपने हमारे ये सिलेबस में आपके नहीं है, बट कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर पूछ देगा तो आप बता सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से ये इसकी 2 डायमेंशन वाली की कहानी जो है वो हो गई खत्म। अब हमारा जो मोस्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल लैटिस की। ओके बच्चे, हेडिंग लगा लो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। क्या ये फिगर आपको समझ में आ रहा है? क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। देखो क्या बना दिए सर, ये कैसे बना दिए हैं? बहुत आसान है। क्या करना है? सिंपल, मेरी बात समझना। जब आप ये 3 डायमेंशनल फिगर आप कुछ ऐसे ही तो बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो। हाँ बोलो। ठीक है, यही चीज़ तो बनाए थे, बट आपको लैटिस के हेल्प से बनाना है, आपको पार्टिकल्स के, आपको पॉइंट्स के हेल्प से बनाना है। तो मेरी बात समझना कैसे हम बना रहे हैं। या तो आप चाहो तो ऐसे बना लो, या फिर देखो आप 3-3 पॉइंट का अरेंजमेंट लो, है ना। एक पॉइंट, एकदम ध्यान से मेरी बात समझना, एक पॉइंट मान लो आपने लिया यहाँ पर, ठीक है, इतना बड़ा पॉइंट, और जस्ट ऐसे एक ये दूसरा पॉइंट और एक ये तीसरा पॉइंट। ये अब क्या करो, इस सेम इसी के रिगार्डिंग, जैसे मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे समथिंग कुछ ऐसे है ना, तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ले लो, ये इसे मिलाने के लिए, फिर एक पॉइंट दूसरा इसे मिलाने के लिए आप यहाँ पे ले लो, कुछ इसी ऑर्डर में। जैसे ये है तो ये समथिंग कहीं यहाँ पर होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। ये फिर एक तीसरा पॉइंट यहाँ होना चाहिए। आप ये स्केल से बनाओगे विद द हेल्प ऑफ स्केल तो बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, एक और पॉइंट बना लेते हैं हम, तो यहाँ से लगभग यहाँ की डिस्टेंस हम सेम ले लेते हैं। ठीक है, तो लगभग आप स्केल से बनाना, ठीक है, नहीं तो ऐसे बनाओ रफ। आपके पास वो लाइन वाली कॉपी ना तो और अच्छा बनेगा यार। ये तो मेरे पास तो यहाँ पे कोई लाइन भी नहीं ड्रॉ की गई है ना। ओके, तो यहाँ पर बनाते हैं थोड़ा सा और इधर, थोड़ा सा और इधर, ओके, और ये थोड़ा सा और इधर। ठीक है, ये बनाया। अब सेम और नीचे आओ, अब नीचे की तरफ आओ। देखो अब यहाँ से ऐसे सोचो कि मेरी एक यहाँ से ऐसे लाइन गई है, ठीक है, समथिंग यहाँ पे इसके अलॉन्ग ये ऐसे, ठीक है, तो एकदम ये ऐसे सीधे लाइन में, समझ रहे हो, ये ऐसे एकदम सीधे लाइन में, समथिंग कहीं ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे। ठीक, फिर इसके अलॉन्ग बना लिया। अब आप इसके अलॉन्ग आओ यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे, समझ रहे हो आप, यहाँ पर बना लिया। अब इसके अलॉन्ग आओ यहाँ पर, मतलब ये ऐसे ऐसे मिल जाए, समझ रहे हो, ये यहाँ पर है ना, समझ रहे हो मेरी बात। ये ऐसे करना है, ठीक है, आप सबको मिलाते चलो। अभी नहीं, चलो एक और बना लेते, इसके नीचे बनाओ। समझ में आ रही मेरी बात है ना, क्या हम बनाना चाह रहे हैं आपसे। ये देखो क्लियर है, इतनी बातें आपने पहले अपनी कॉपी में इतने सारे पॉइंट्स आपने बना लिए। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या करना है, सिंपल। सबसे पहले आप इन सबको मिलाओ। ठीक है, हो गया, मिलाते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ठीक है ना। पहले सब सारी तीनों लाइन्स को आप पहले मिलाओ, ठीक है, ऐसे मिला लिया। वीडियो पॉज करके मिलाओ, और अगर मिला लिया तो स्किप करो। ठीक है, अब क्या करो, अब इनको ऐसे मिलाओ। ठीक है, आपकी लाइन सीधी बनेगी, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है। ये यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, ठीक, ये समझ रहे हो आप। ठीक है, इनको भी मिलाओ, बहुत आसान है बनाना। ठीक है, अब ये जो ऐसे था ना, इनको भी मिला दो। कहाँ से मिला जाए, इधर से मिलाते हैं। ठीक है, इसको इसके पास, ये हो गया। ठीक है, इसे मिलाया। आप लाइन थोड़ी सी ड्रॉ करना। ओके, बन गया। यही चीज़ मैंने बनाया था, आप इसको कलरिंग कर दो, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि इसी तरीके से ये आपकी एक यूनिट सेल है। ये क्या है, आपकी ये यूनिट सेल है। और इस पैटर्न से देखो, एक यहाँ भी बना है, सिमिलरली देखो आप यहाँ पर भी एक बना हुआ है, बना है ना। ठीक है, बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर के एक इधर पीछे की तरफ भी बना है, बहुत सारे। आप ऐसे चाहो तो और भी आगे बना सकते हो। तो ये पूरी एक यूनिट सेल है, और ये जो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल से, रिपीटिंग यूनिट सेल से जो भी हमारा ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना, एक अरेंजमेंट जो भी बना, इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। तो हमें यही चीज़ पढ़नी है। क्लियर है इतनी बात।
ठीक है, ये आपको बनाने आया ना समझ में, ठीक है ना। ये जो बेसिकली है, ये बेसिकली आपका एक क्यूब है, तो हम क्या है यहाँ पर आप लिख लो कि अ पोर्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल क्यूबिक, ये बेसिकली आपका एक क्यूबिक है ना, क्यूबिक लैटिस है, याद रखना ये क्यूबिक लैटिस है, एंड इट्स यूनिट सेल। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये एक क्यूबिक शेप में है, इसका मतलब कि और भी बहुत सारे शेप हो सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में, और भी बहुत सारे शेप हो सकते हैं। तो अब यहाँ से आप एक हेडिंग लगाओ। अब ये जो बहुत सारा जो शेप बनेगा है ना, अब जैसे आपने कहा ये क्यूबिक है, शायद एक टेट्राहेड्रल बने, शायद एक बहुत सारे शेप। अभी हमें तो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने हैं ना, ठीक है, हमें टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ने, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो अलग अलग ये जो शेप बन रही है ना, हमें यही समझना है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो, तो यहाँ से आप हेडिंग लगाओ पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। देखो, जैसा यूनिट सेल रहेगा है ना, यूनिट सेल का जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, सेम वैसा ही यूनिट सेल हर जगह बनता चलेगा। तो उसी बेसिस पे हमारा जो लैटिस है वो हमारा वैसा भी लैटिस उसी यूनिट सेल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो हमने कहा कि ये जो अब ये जो डिफरेंट टाइप के हमें जो यूनिट सेल या फिर हमें जो लैटिस देखने को मिलेंगे, वो बेसिकली किसी उस पर्टिकुलर हमारी क्या करेगा, उस यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर होंगे। अब वो पैरामीटर क्या होंगे, देखो थोड़ी सी हम कुछ बातें यहाँ पर समझते हैं। देखो सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर आपका जो क्रिस्टल जो है ना, क्रिस्टल जो लैटिस है, अगर वो डिफरेंट अगर शेप का बन रहा है, तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो बेसिकली सिंपल सी बात है कि जो हमारे यूनिट सेल होंगे है ना, उनकी शेप जो होगी और उनकी साइज जो होगी वो अलग अलग होगी। तो अगर ऐसा है तभी हमें क्या मिलेगा, तभी हमें डिफरेंट टाइप के हमें क्या मिलेंगे, क्रिस्टल्स लैटिस मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब ये शेप एंड साइज चेंज कैसे हुआ, देखो सिंपल सी बात है कि इसका जो शायद जो एज लेंथ होगा वो शायद वेरी कर रहा हो। मतलब कभी जो मतलब बेसिकली आपको 3 एज लेंथ पढ़नी है ना, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। शायद अब देखो जो एज लेंथ है, शायद ये दोनों आपस में सेम हो और ये वाली डिफर कर जाए, या मे बी ये वाली सेम हो या फिर ये वाली डिफर कर जाए। समझ में आ रही बात। अब यहाँ से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चीज़ों को याद रखने में। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताएंगे, आप मेरे साथ बस चलते रहो, फ्लो में आप चलते रहो, सारी चीज़ें आप सीख लोगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ चलते रहो फ्लो में। जो भी आप चीज़ें पढ़ोगे ना, एकदम फ्लो में आप सीखते चलोगे, है ना। तो हमने ये कहा कि भाई ये भी हमारी जो डायमेंशन हम ये जो अलग अलग टाइप की हम जो क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे, जो हम 7 टाइप की जो पढ़ेंगे, वो बेसिकली उसका रीज़न क्या है बनने का। तो इसका जो रीज़न है बनने का वो ये है कि शायद हमारी जो एज लेंथ है, इनके बीच की जो लेंथ है ये शायद वेरी कर जाए। मान लो ये थोड़ी और बड़ी हो जाए और ये वाला जो है पोर्शन है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात। तो एज लेंथ पर वैरी करती है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एंगल पर भी डिपेंड करती है कि शायद अभी देखो, अभी जैसे मान लो अभी ये एक क्यूबिक शेप है, तो क्यूबिक शेप में अब इन दोनों के लेंथ, ये जो आपकी जो एजेस हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। शायद 90 डिग्री का ना बने, ये शायद कुछ ऐसे बन जाए, इस तरीके से बन जाए। आ रही मेरी बात समझ में। मतलब ये जो है वो सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं, बट परपेंडिकुलर ना हो, कुछ जो एजेस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो, कुछ और दूसरा एंगल बना ले। अरे मेरी बात समझना। तो उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि हमारे जो भी हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, जो आप पढ़ोगे टेट्राक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सब सारी जो हेड्रागोनल से सारी जो पढ़ोगे, तो ये बेसिकली एज लेंथ और एंगल पर डिपेंड करके हमारा जो है वो बनता है। मेरी बात इतनी समझ में आ रही है, ठीक है। तो यही आपका रीज़न है ना, डिफरेंट टाइप के आपके जो लैटिस सिस्टम है वो बनने के, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लेंथ की, है ना, एज लेंथ। अब देखो, अब एज लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ थोड़ी सी बात समझ लो। द एज, हम एज को हम कहेंगे ABC, याद रखना, ABC, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है। क्योंकि 3D है ना भाई, तो रिप्रेजेंट ABC, हम उसको ABC से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट द डायमेंशन को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ABC से, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है, ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल की डायमेंशन को हम ABC से रिप्रेजेंट करेंगे इन 3 एक्सिस, ठीक है ना, ये और ये 3 एक्सिस, XYZ। क्लियर है मेरी बात समझना, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात पता चली, क्या कि जो these edges may
और मे नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये शायद परपेंडिकुलर होंगी या शायद परपेंडिकुलर नहीं होंगी। जैसे इस केस में ये मान लो परपेंडिकुलर है, कोई ऐसा भी केस बनेगा जिसमें परपेंडिकुलर ये एजेस आपस में नहीं होंगी, तो इस वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लैटिस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई, जब यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बदला तो लैटिस का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि वो लैटिस किस पर डिपेंड कर रहा है, वो लैटिस डिपेंड कर रहा है यूनिट सेल पर। क्लियर है इतनी बात। दूसरी चीज हमने कहा क्या, एंगल बिटवीन एजेस। ठीक है, एंगल बिटवीन एजेस। अब देखो बहुत ही आसान है, आपको 3 एंगल लेने हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ये 3 आपको एंगल लेने हैं, अल्फा बीटा गामा। देखो जो अल्फा एंगल होगी वो क्या होगी, हम लेंगे बिटवीन बी एंड सी के बीच में। ठीक है, जो हम बीटा एंगल लेंगे वो हम लेंगे बिटवीन ए एंड सी के बीच में। ठीक है, तो हमारी ये जो होगी वो होगी बिटवीन ए एंड बी। देखो बताते हैं, मेरी बात समझो, कंफ्यूज ना हो अभी। ठीक है, ए एंड बी। देखो कैसे, आपने एक यूनिट सेल बनाया ना, चलो अब यूनिट सेल का हम थोड़ा सा ऐसे 3D डायग्राम बना लेते हैं, मेरी बात समझना। ये तो आप बनाना जानते हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा आपका एक यूनिट सेल है। ठीक है, अब देखो ये जो आपकी है, ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये जो आपकी है ये बेसिकली आपकी एक वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये जो है ये सेट एक्सिस है। ठीक है ना, अब देखो ये ऐसा समझो कि आपकी ये लेंथ है। ठीक है, ये आपकी क्या है, लेंथ है। दैट इज ये जो हम बता रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस गई है ये हमारी ए है। ठीक है, लेंथ ए। और ये जो ऐसे जो थिकनेस है ना, बात समझो, ये जो थिकनेस मान लो ये आपका डस्टर दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये जो दिख रही है आपकी लेंथ है। अब ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी थिकनेस है। दैट इज ये डस्टर आपका इतना मोटा है, तो आपने कहा ये इसकी थिकनेस है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, आपने कहा इसे बी है ये। और ये जो आपकी दिख रही है ये चीज़ आपको जो दिख रही है ना, ये आपकी सी है। ठीक है, ये आपकी सी है कह सकते हैं। अब देखो क्या है, आपको ये पता है, ये आपका ए, ये बी और ये सी। देखो आपने कहा बिटवीन ए एंड, देखो अगर अल्फा लेना है तो ए के सामने का ले लो अल्फा, मतलब बी एंड सी के बीच, बी एंड सी के क्या है, बीच है अल्फा। अब सिंपल सी बात है, ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने क्या, गामा। तो बी के सामने क्या ले लो, बीटा ले लो। मतलब देखो बीटा किसके बीच है, ए एंड सी। यहाँ से देखो ही मत, यहाँ से देखो ए एंड सी के बीच, देखो ए एंड सी के बीच क्या है, बीटा। अब सी के सामने हम क्या ले लें, गामा। सी के सामने क्या ले ले, गामा। दैट इज देखो गामा किसके बीच है, बी एंड सी के बीच। ये बी वाला जो हमारा साइड है और ये जो ए वाला जो साइड है, ठीक है ना, इनके बीच में क्या है, गामा। सिंपल, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखा, ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा, सी के सामने गामा। क्लियर है। तो इसी वजह से हमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हमें क्या पढ़ने हैं, हमें जो है वो हमें यूनिट सेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो सर, हेडिंग आपने लगा ली टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो हमने कहा सर हमारे पास जो बेसिकली जो यूनिट सेल होती है वो 2 तरीके की होती है ना। मतलब कुल मिला जुला करके हमें 4 टाइप की यूनिट सेल पढ़नी। मेरी बात समझो पहले। देखो अब कैसे, हमने कहा सर हमारे पास जो पहली होती है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है ना। मतलब इस इनिशियल जो नॉलेज था वो केवल इसी का नॉलेज था, है ना। नॉन प्रिमिटिव का नॉलेज अभी फिलहाल नहीं था, तो हमने मतलब प्रिमिटिव दैट इज बहुत ही ठीक है ना। इस बेसिस पे हमने कहा कि हमारे पास जो यूनिट सेल होती है बेसिकली अब जो है वो दो तरीके की हम कह सकते हैं। पहला हमारा था प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम सिंपल यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हमारा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। अब नॉन प्रिमिटिव की भी फिर फर्दर 3 पार्ट हुए, है ना। पहला पार्ट कहा गया कि फेस सेंटर्ड, क्या कहा गया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा, इस नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, याद रखना, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, मतलब हमारा मेन टॉपिक यही है, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 पार्ट, क्या हो गया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा हमारा हो गया बॉडी सेंटर्ड, क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड जो थर्ड पार्ट हो गया वो हमारा हो गया क्या कहेंगे हम, लास्ट वाला कहेंगे, हाँ,
एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके हमें 4 टाइप के यूनिट सेल पढ़ने हैं। क्या? सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, और ये फेस, बॉडी और एंड, ये हमें टोटल 4 पढ़ने हैं ना। इन्हीं चारों के बेसिस पे हम अपने हमारे जो क्रिस्टल लैटिस 7 से हम है ना, हमारे टोटल 14 हो जाएंगे, मेरी बात समझना, ठीक है, इन 4 के हेल्प से। ओके, इतनी बात आ रही समझ में। अब देखो, सबसे पहले हम बारी बारी से सबका देखते हैं कि एग्जैक्टली अब इस सिंपल यूनिट सेल का मतलब क्या है, या फिर हम ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट हेड हम लगाते हैं। क्या? फर्स्ट हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, या जिसे हम और किस नाम से जानेंगे, हम इसे कहेंगे सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है। सिंपल यूनिट सेल क्या है? बेसिकली देखो, हमें इसी को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। क्या? कि अ यूनिट सेल, ध्यान समझना, अ यूनिट सेल इज कॉल्ड प्रिमिटिव या सिंपल, है ना, प्रिमिटिव और सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल if क्या if it has पार्टिकल्स, और जैसे यहाँ पे आया है पार्टिकल्स का नाम, आपको क्या समझना है? पॉइंट्स। इट हैज पॉइंट्स ओनली एट कॉर्नर्स, मतलब सर ऐसे समझो। जैसे मान लो आप एक कोई क्यूब बनाओ, ठीक है, ये आपकी एक क्यूब है, तो क्या हो गया? देखो, ठीक है, आपने मान लो कोई एक शेप बनाया, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा शेप हो गया, ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा सा और छोटा बना लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ ओके, ठीक है, ये आपने एक शेप बनाया। देखो, अब इसके बेसिकली 8 कॉर्नर होंगे, मतलब ऐसा समझो कि एक यहाँ कॉर्नर है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, समझ रहे हो? तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रिमिटिव, मतलब कि जो यूनिट, जो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो केवल और केवल इसके कॉर्नर्स पर होंगे। सपोज करो, जैसे मान लो अभी ये आपका एक क्या दिख रहा है, हम इसको थोड़ा सा मान लो अगर एक क्यूब शेप में अगर मान लें, है ना, तो देखो ऐसे समझो, ऐसा कुछ मेरे अगल बगल भी शेप तो है नहीं, क्या है, कुछ दिख रहा है? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ओके, देखो, समझ रहे हो? एक यहाँ पर पार्टिकल है, एक यहाँ पर पार्टिकल है, एक इस कॉर्नर पर पार्टिकल है, एक इस कॉर्नर पर, 4 हो गया, ठीक है, एक यहाँ पर 5 6 7 और 8, ये आपके टोटल 8 पार्टिकल्स से मिलकर के, मतलब कॉर्नर जो पार्टिकल्स होंगे वो केवल और केवल कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पर ही होंगे। तो हम क्या कहेंगे? हमारा वो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है या एक सिंपल यूनिट सेल है। क्लियर है बात? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर ले किसकी? नेक्स्ट हम, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सिंपल, ठीक है, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाते चलेंगे। दूसरी हम देख लेते हैं। क्या हमने कहा कि अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की। तो नॉन प्रिमिटिव में देखो क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव का मतलब इसको हम कहते हैं क्या? सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखो, अब कॉर्नर्स पर तो होगा ही साथ कहीं और किसी और पोजीशन पर भी हमारे पार्टिकल्स होंगे। तो हमने कहा क्या, इसको सिंपली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, क्या कि द पार्टिकल्स, डेफिनेशन कभी कभी पूछ सकता है, द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट corners but also क्या, some other places, कुछ और प्लेसेस पर भी ये हमारे पार्टिकल्स, हमारे ये जो पॉइंट्स हैं, ये मिल सकते हैं, सम अदर प्लेसेस। अब ये सम अदर प्लेसेस के ही बेसिस पर हमने नॉन प्रिमिटिव को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया। सम अदर प्लेसेस के बेसिस पे हमने नॉन प्रिमिटिव को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। फर्स्ट की अगर हम बात कर लें, हमने कहा फेस सेंटर्ड, ध्यान समझना, बहुत आसान, फेस सेंटर्ड, हेडिंग लगा लो, फेस सेंटर्ड। क्या है भाई ये फेस सेंटर्ड? देखो क्या होगा कि पार्टिकल्स आर लोकेटेड, बहुत आसान है, पार्टिकल्स आर लोकेटेड
एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर तो लोकेट ही होंगी, ये तो हमें पता ही है, कॉर्नर्स तो फिक्स है, एट कॉर्नर्स है ना, एंड कॉर्नर्स एंड ऑल्सो इन द सेंटर, सेंटर ऑफ क्या खेले, सेंटर ऑफ ईच फेस, ईच फेस है ना, ईच फेसेस, ठीक है। मतलब आपने कहा कि हम एक ऐसा ऐसा समझ लेते हैं, यहाँ पर हमने एक ऐसा शेप बनाया, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो आपने कहा सर ठीक है, हम फेस सेंटर्ड की बात करते हैं भाई, कॉर्नर्स पे तो होने ही चाहिए, तो कॉर्नर्स पे ये पार्टिकल है, ये है, समझ रहे हो, ये है, ये पार्टिकल्स है कॉर्नर पर से, कितने टोटल 8 हैं, ये 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल है। अब ये कह रहा है कि भाई फेस पर भी होना चाहिए, है ना। अब देखो ये फेस, तो भाई इसमें कितने फेसेस होंगे टोटल बताओ, 6 फेसेस होंगे, कैसे पता, सो देखो सर, ये मान लो आपका एक क्यूब होता है, बेसिकली एक क्यूबॉइड है, तो एक फेस, 2 फेस, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 फेसेस हैं, है ना। तो हम कहेंगे एक टॉप पर होगा, समझ रहे हो मेरी बात, एक एक टॉप पर हो गया, ठीक है ना, और एक इस साइड पीछे की तरफ, इधर इधर वाला पोर्शन दिख रहा है, इधर वाला पोर्शन, ठीक है ना। अच्छा एक इधर वाला पोर्शन, ठीक है, इधर वाला आपकी तरफ ये जो पोर्शन है, एक नीचे वाला पोर्शन, 4 हो गया, एक साइड वाला पोर्शन 5 हो गया, एक इस साइड वाला पोर्शन कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीके से हम कहेंगे हमारा ये एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये भी बहुत आसान। तो सेम वही डेफिनेशन फिर से आप लिखोगे क्या, कि पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स एंड ऑल्सो एट द सेंटर इन द बॉडी। अब ये इसका क्या मतलब हो गया सर, ऑल्सो एट द सेंटर इन द बॉडी, मतलब देखो हम क्या बता रहे हैं आपसे, देखो क्या करना है कि मान लो अगर ये सेम है, ठीक है ना, आप क्या करो कि आप चारों तरफ से इसको हॉलो बना दो, सेम शेप ऐसा ही रहे, बस इसके अंदर का जो मटेरियल है वैसे बाहर निकाल दो, और बाहर निकालने के बाद क्या करो, एक और पार्टिकल इसके अंदर एकदम बीच में, समथिंग यहाँ पे बीच में ऐसे डाल दो अंदर ना, तो ये जो आपका कहलाएगा वो आपका कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड। मतलब आपने इसको होल किया, देखो एक मिनट, देखो जैसे ये आपका मान लो एक है ना, एक 3D शेप है, आप क्या करो, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कॉर्नर टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे, टोटल 6 फेसेस होंगे। अब क्या करना है कि आपको एक जो पार्टिकल्स है वो इसके अंदर ऐसे डाल देना, एकदम बीच में, एकदम ऐसे यहाँ पे बीच में डाल देना, समझ रहे हो मेरी बात, इसके अंदर ना। तो उस टाइप का हमें जो यूनिट सेल मिलेगा हम उसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, देखो सर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कहा कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है, समझ लो कि अंदर से ऊपर से ये क्या है, खोखला है, और हमने डाला एक क्या, हमने एक पार्टिकल यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। देखो ये 8 पार्टिकल्स तो इसके कॉर्नर्स पर रहेंगे ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, अब एक और आ गया, समझ रहे हो। तो इसको हम कहेंगे क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। लास्ट वन भी देख लेते हैं जल्दी से, क्या है हमारा लास्ट वन, एंड सेंटर्ड, है ना। लास्ट में मैंने आपको बताया था क्या, एंड सेंटर्ड, लास्ट दैट इज एंड, ओके, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी इसकी भी डेफिनेशन है कि पार्टिकल्स हमारे कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, तो पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स, पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो एट
सेंटर ऑफ टू अपोजिट, ये बात ध्यान रखना, टू अपोजिट फेसेस, मतलब कि किसी भी दो अपोजिट फेसेस पर, सारी की सारी फेसेस पर नहीं, सारी की सारी फेसेस पर तो फिर ये हो जाएंगी। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी भी दो अपोजिट फेसेस पर, मतलब जैसे मान लो कि आपने कहा, सपोज करो ऐसे यहाँ पे हम बनाते हैं, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये एक दिख रहा है आपको ना, ओके, ये आपके पास एक यूनिट सेल था समथिंग इस तरीके से। ठीक है, तो भाई क्या है, कॉर्नर्स पर तो है, कॉर्नर्स पर तो आप बनाओगे ही बनाओगे, कॉर्नर्स पर इसके पार्टिकल्स तो हैं ही, 5 6 7 8। अब कोई भी दो अपोजिट फेस ले लो, समझ रहे हो, कोई भी दो अपोजिट फेस, मान लो आपने कहा कि सर हम इधर वाले फेसेस को ले रहे हैं, इधर एक इधर वाला फेस, दैट इज एक ये वाला फेस, समझ रहे हो, एक इधर वाला फेस। मे बी आपकी मर्जी है, आपने कहा नहीं सर हम ऊपर वाला फेस लेना चाहते हैं, तो आप ऊपर वाले फेस को ले लो, समझ रहे हो मेरी बात। तो कोई भी दो आप अपोजिट फेसेस को ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है इतनी बात, बहुत आसान है ना। चलो सर इतनी बात समझ में आ गई है। ओके सर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब आपकी चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम कॉन्सेप्चुअल एकदम है ना, बहुत ध्यान समझना। अब देखो जो आने वाला है नेक्स्ट, आप हेडिंग लगा लो 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, हम बात करेंगे अब 7 क्रिस्टल सिस्टम की, बहुत आसान है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि बेसिकली उनकी बीच उनके एजेस की जो मतलब जो डिस्टेंसेस थी, है ना, उनके बेसिस पर या फिर उनके एंगल के बेसिस पर कि हम कितने तरीके से एंगल हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना, किसी भी एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, किसी भी हम एक 3D स्पेस में। तो उनके बेसिस पे ये कहा गया कि टोटल हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम होंगे वो टोटल होंगे 7। कितने होंगे टोटल? 7 होंगे। फिर बाद में ये भी ऐड किया गया कि ठीक है 7 तो हो गए, लेकिन अगर हम उन ईच 7 क्रिस्टल सिस्टम को अगर हम इन ये जो अभी हमने जो 4 टाइप का भी हमने जो पढ़ा ना यूनिट सेल, इसके बेसिस पे अगर हम फिर अगर अरेंज करना चाहें तो टोटल हमारे 14 हो जाते हैं, जिनको हम ब्रेविस लैटिस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये ब्रेविस आपका ये एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, देखो कितनी अजीब बात है, मैथमेटिशियन थे, इनका नाम ही था। ठीक है ना, और ये जो मैथमेटिशियन थे इन्होंने ही डिस्कवर किया ये लैटिस सिस्टम, है ना। टोटल जो 14 जो आप पढ़ोगे भी लैटिस सिस्टम आपके जो एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, हेडिंग लगा लिया आपने, क्या लगाना है हेडिंग? ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये अपनी हेडिंग कॉपी में नेक्स्ट आपका ये हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं ध्यान से। देखो अब यहाँ से आपको कुछ ट्रिक्स हम आपको बताएंगे याद करने की, पहले मेरी बात समझना। ठीक है, देखो अब ये 7 क्रिस्टल सिस्टम कैसे क्या हुआ, तो ये पता चला, हमने कहा कि बेस्ड अपॉन, थोड़ी सी कुछ बातें समझ लेते हैं। बेस्ड अपॉन द पैरामीटर, कौन कौन से पैरामीटर? वही लेंथ वाली और एंगल वाली। बेस्ड अपॉन द पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल दैट इज क्या क्या हम बात कर रहे थे, लेंथ की। पैरामीटर में 2 चीज़ें आती थी, लेंथ AB एंड कॉमा रहेगा बीच में, एंड C। ठीक है, एंड एंगल्स दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो इन बेसिस पे हमने कहा कि देयर आर 7, है ना, हम 7 तरीके से जो है वो अरेंज कर सकते थे। 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, बट यहाँ पे एक बात मेरी बात है, 7 टाइप नहीं है, टोटल आपके 14 है ना। फिर इन 7 में फिर आपके वो 4 सिस्टम लगाए गए, वही जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना। तो सभी के 4 नहीं बन पाए, मतलब ऐसा नहीं कि 7 का भी हम सब, मतलब फर्स्ट वाले का भी 4, सेकेंड वाले का भी 4, थर्ड वाले का भी 4, नहीं, सब सभी के 4 नहीं बन पाए। कुछ के 4 बने, कुछ के 3 बने, कुछ का एक ही बन पाया, समझ रहे हो। तो उसके बेसिस पे हमने कहा कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, समझ रहे हो, 7 से कंफ्यूज, टोटल 14 है, बात समझना, अभी हम आगे बताते हैं। टोटल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, है ना। यही जो हमारी जो 7 सिस्टम है, दीज सिस्टम्स आर कॉल्ड क्रिस्टल हैबिट्स। ठीक है, अब यहां से आप एक और हेडिंग डालो छोटी सी, क्या? ब्रेविस लैटिस। ठीक है, क्या पढ़ोगे आप, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर लो, BRAVAIS, ब्रेविस। क्या पढ़ेंगे? ब्रेविस तो पढ़ेंगे,
ब्रेविस, हाँ ठीक है, ब्रेविस लैटिस। अब क्या है देखो, तो ये बताएगा कि भाई हमारे पास ये 7 क्रिस्टल सिस्टम थे, ठीक है ना। फिर हमने इनको भी फर्दर क्लासिफाइड किया, हमने कहा कि दीज 7 क्रिस्टल system can be further classified into नहीं कहेंगे, एक मिनट, further classified on the basis of यूनिट सेल प्रेजेंट, है ना, यूनिट सेल प्रेजेंट। अब ऐसा नहीं है कि सभी के चार्जर बनाए गए हैं, है ना, आपने अभी 4 टाइप के भी यूनिट सेल पढ़ा ना, तो ऐसा नहीं कि सभी के चार्जर 7 का भी चार्जर बनाएगा, नहीं, किसी के, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से ही कि किसी का 4 बना, किसी का 2 बना, किसी का 1 ही बना, किसी का 3 बना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। थोड़ी सी और कुछ बातें लिख लेते हैं क्या। हेंस टोटल, ये आप ध्यान रखना, टोटल 14, ठीक है, कितने हैं 14, यानी कि 14 टोटल 14 है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस या ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल कह लो, ठीक है। और इसी 14 लैटिस को हम कहते हैं कॉल्ड ब्रेविस, PRAVAIS, ब्रेविस लैटिस सिस्टम, ठीक है, ब्रेविस लैटिस कह लो, ठीक है। ये आपके एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, सोचो मैथमेटिशियन है ना, इन्होंने कैलकुलेशन किया, इन्होंने ये देखा कि पर्टिकुलर, अब हम इससे ज़्यादा जो है किसी भी स्पेस में इससे ज़्यादा हम अपने पार्टिकल्स को अरेंज नहीं कर सकते, ये एक मैथमेटिशियन ही कर सकता था, समझ रहे हो आप, है ना। ठीक है, कभी इसकी भी स्टोरी देखेंगे थोड़ी सी, चलो ठीक है। तो हमने कहा हमें टोटल बेसिकली हमें 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने हैं। तो अब यहाँ से जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, अब आप मेरी यहाँ से बात समझना, देखो एनसीईआरटी में सिंपल सा एक टेबल दे दिया है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक देख रहे हो, कोई बात नहीं, हम उसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। पहले तो आप उस 7 के 7 सिस्टम का पहले तो हम नाम समझ ले, है ना, क्लियर है मेरी बात। देखो सर, आप मेरे साथ फ्लो में चलना, ठीक है। सबसे पहले तो आप उन 7 क्रिस्टल्स का नाम पहले समझ लो, कि सबसे पहले जब आपको नाम ही नहीं पता रहेगा तो आप ट्रिक कैसे अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम नाम समझते हैं, कुछ नहीं है, सबका फर्स्ट लेटर याद रख लो, CTOH TMT, TMT सर ये आप ऐड देखे हो बहुत सारी चीज़ें, TMT आप ऐसे इसको समझ लो, है ना। और CT ये आप जानते ही हो, CT स्टार्टिंग का ही हो गया, OH, ठीक है। तो CTOH TMT ये आपका एक पैटर्न कह लो, एक जो भी कह लो चीज़ें हैं, ठीक है, क्लियर है। CTOH TMT, यहाँ पे एक R भी है, R से हम रोम्बोहेड्रल भी हम लेंगे, फिलहाल वो बात की बात है। CTOH TMT याद हुआ, CTOH TMT का मतलब याद हुआ। अब देखो C फॉर आपका हो गया क्यूबिक, C फॉर क्या हो गया आपका, क्यूबिक हो गया, ठीक है। C फॉर क्यूबिक हो गया। T फॉर आपका हो गया टेट्रागोनल, क्या हो गया, टेट्रागोनल, T फॉर आपका हो गया टेट्रागोनल। O फॉर आपका हो गया ऑर्थोरोम्बिक, क्या हो गया, ORTHO, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक। H फॉर आपका हो गया हेक्सागोनल, H फॉर हेक्सागोनल, जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी वैसे लिखना, ठीक है ना, याद हो जाएगा, ठीक है ना। T फॉर आपका हो गया ट्राइगोनल, क्या हो गया, T फॉर आपका हो गया T फॉर ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल। और इसे R को समझ लो, R आपका है रोम्बोहेड्रल, अगर R से मान लो पर लेना चाहते हो तो इसे ट्राइगोनल को और क्या कह रहा है, ये रोम्बोहेड्रल कह रहा है, रोम्बोहेड्रल, HEDRAL, ठीक है। M फॉर आपका हो गया मोनोक्लिनिक, और T फॉर आपका हो गया ट्राइक्लिनिक, क्या हो गया आपका, T फॉर ट्राइक्लिनिक, सॉरी CLINIC, ओके, ठीक है। ये सब पहली चीज़ें आपको पता चली। CTOH TMT, पहले तो ये याद रखो, CTOH TMT, ऐसे ही आपको सीरीज में ऐसे ही आपको लिखना है ना,
उल्टा पुल्टा मत लिख देना CT, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ CTOH TMT, सिंपल जो आपकी NCERT बुक में जो आपका टेबल है सेम हम वैसे ही चल रहे हैं, CTOH TMT। क्लियर है इतनी बात। अब देखो C फॉर आपका हो गया क्यूबिक, T फॉर आपका हो गया टेट्रागोनल, O फॉर आपका हो गया ऑर्थोरोम्बिक, H फॉर आपका हो गया हेक्सागोनल, T फॉर आपका हो गया ट्राइगोनल या R फॉर रोम्बोहेड्रल, दोनों एक ही साथ है जो चाहे जो कहो। M फॉर आपका हो गया मोनोक्लिनिक और 3 फॉर हो गया आपका ट्राइक्लिनिक। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, क्यूबिक के बाद टेट्रा ही आता है, इसलिए यहाँ पे इस वाले टी में और इस वाले टी में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना, क्यूबिक टेट्रा। ठीक है ना, क्यूबिक टेट्रा, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लोनिक और ट्राइक्लिनिक। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो ये तो पहली चीज याद रखने का तरीका हो गया। अब यहाँ से हम देखो ट्रिक क्या लगाना बच्चे, मेरी बात ध्यान समझना, मेरी बात एकदम ध्यान समझना बच्चे। ठीक है ना, देखो अब अगर कहीं आपका अगर वर्ड हो, क्या वर्ड हो, अगर वर्ड हो क्लिनिक, मेरी बात ध्यान समझो, क्लिनिक, अगर कहीं वर्ड हो क्लिनिक या कहीं वर्ड हो रोम्बिक, अगर कहीं वर्ड हो क्लिनिक या कहीं वर्ड हो रोम्बिक, तो उस केस में हम जो साइड्स लेंगे, साइड्स आर अनइक्वल। मेरी बात ध्यान समझो, अगर हमने ये बताया कि अगर कहीं भी अगर आपको वर्ड्स दिखे क्लिनिक और रोम्बिक, RHOMBIC होगा, ओके, रोम्बिक, ठीक है, रोम्बिक, तो अगर कहीं आपको क्लिनिक वर्ड दिखे, रोम्बिक वर्ड दिखे, मेरी बात सुन रहे हो, तो आप क्या लोगे वहां पे साइड्स, उसके उस समय सारे के सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। अब मेरी बात दूसरी ध्यान से सुनो, अगर आपको वर्ड्स दिख रहा है क्या, अगर आपको वर्ड दिख रहा है गोनल, क्या दिख रहा है, गोनल, जैसे कि हेक्सागोनल, ठीक है ना, टेट्रागोनल, ऐसा आपको अगर वर्ड दिख रहा है, वर्ड अगर आपको दिख रहा है क्या, गोनल, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, टू साइड्स अनइक्वल। अगर क्लिनिक रोम्बिक है तो सारे के सारे साइड्स अनइक्वल होंगे, और अगर गोनल्स है तो लास्ट के हमारे जो 2 साइड्स हैं वो अनइक्वल होंगे। हाँ, एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्या, एक्सेप्ट ट्राइगोनल, एक्सेप्ट ट्राइगोनल। भाई ट्राई तीन नाम से ही लग रहा है ट्राई, तो इसके लिए भाई देखो माफ है ना, ट्राइगोनल के लिए जो चीजें हैं वो माफ है, तो ट्राइगोनल के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लेकिन अगर क्लिनिक आ गया, रोम्बिक आ गया, तो साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, और अगर गोनल आ गया तो लास्ट की 2 साइड्स आपस में क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, लेकिन ट्राइगोनल को छोड़ करके, ट्राइगोनल को छोड़ करके, क्योंकि नाम से लग रहा है ट्राइगोनल, तो इसलिए चलो 2 भाग हम इसके लिए रख लेते हैं, है ना। अच्छा, एक बात, अब ये तो हमने बात कर ली किससे रिलेटेड, हमने बात कर ली साइड से रिलेटेड। अब एंगल से रिलेटेड मेरी बात समझो, ठीक है ना, फॉर एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको हम चीज बता दे रहे हैं। ठीक है, एंगल याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, देखना अभी एंगल के लिए। देखो अगर हम बात कर ले, देखो अगर मेरे पास एक वर्ड आया क्या, मोनो, याद रखना मोनो, क्या वर्ड आया, मोनो, तो मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, है ना, तो इसका मतलब होगा क्या, मीन्स वन एंगल डज नॉट इज इक्वल टू 90। देखो अगर मोनो आया तो एक जो एंगल होगा, लास्ट का जो एक एंगल होगा वो 90 के इक्वल नहीं होगा। इफ अगर मान लो एक वर्ड आया ट्राई, क्या वर्ड आया, ट्राई, तो ट्राई मीन्स क्या होता है, 3, ऐसे समझ लो कि मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स होता है सिंगल, है ना, एक। अगर वर्ड आया आपको कहीं भी ट्राई, अगर आपके पास वर्ड आया तो इसका क्या मतलब है, मीन्स क्या हो जाएगा, देखो ट्राई मीन्स क्या होता है, 3, है ना, तो 3 एंगल डज नॉट इज इक्वल टू 90। मेरी बात समझ रहे हो, अगर मोनो वर्ड आया तो एक एंगल 90 के इक्वल नहीं होगा, अगर ट्राई वर्ड आया तो तीनों के तीनों एंगल 90 के, ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स क्या, 3, तो तीनों के तीनों एंगल 90 के इक्वल नहीं होंगे। और अगर ऑर्थो, अगर कहीं वर्ड आया ऑर्थो, क्या वर्ड आया, ऑर्थो, तो हम ये कहेंगे मीन्स ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 90। ठीक है ना, ऑर्थो का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, याद रखना बच्चे, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बातें इतनी समझ में आई, ये बातें पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, इतनी बातें कर लिया आपने को, इतनी अपनी कॉपी में इतनी बातें नोट डाउन। ठीक है, क्लिनिक रोम्बिक, अगर कहीं अगर वर्ड आता है क्लिनिक रोम्बिक तो ऑल साइड्स आर अनइक्वल, गोनल अगर आता है तो लास्ट के 2 साइड्स अनइक्वल होंगी। अगर एंगल के केस की बात करें, अगर मोनो आता है तो एक एंगल 90 डिग्री के अनइक्वल होगा, ट्राई आता है तो तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री के अनइक्वल होंगे, अगर ऑर्थो आता है तो ऑल एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होंगे। अब इतनी बातें अगर आप ध्यान में रख करके चलोगे ना, ठीक है, तो आपको अब ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, मेरी बात समझना। देखो बच्चे,
अब मेरी बात है समझो, आपने क्या याद किया था, आपने याद किया था क्या CTOH TMT, ये तो मेरे को भी याद हो गया। क्या आपने याद किया था तो C4 आपका क्या हो जाएगा, C4 आपका हो जाएगा क्यूबिक, ठीक है। CT है ना, T, तो T4 आपका क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल, क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल। CT, फिर क्या था OH, दैट इज O फॉर आपका क्या था, O फॉर आपका था ऑर्थो, क्या था, ऑर्थो रोम्बिक, ओके ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक है ना, ऑर्थोरोम्बिक था। अच्छा CTOH, H फॉर आपका क्या था, हेक्सागोनल, H फॉर आपका क्या था, हेक्सागोनल, ठीक है। और एक और था आपका क्या, CTOH TMT, T आपका क्या था, ट्राइगोनल, क्या था, ट्राइगोनल। और हमने इसी को एक और क्या कहा था, R से हमने क्या कहा था, रोम्बोहेड्रल, है ना, क्या कहा था हमने, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, एक ही बात थी, ये दोनों एक ही बात थी। अच्छा CTOH TMT, MT याद आया, MT, तो M फॉर आपका क्या था, मोनोक्लिनिक, क्लिनिक, ठीक है। और एक और आपका वर्ड था क्या, CTOH TMT, T फॉर आपका क्या था, ट्राई क्लिनिक, क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब आप मेरे पहले ट्रिक को याद रखना, ठीक है ना, अभी आपको देखना नहीं, कॉपी में आप बार बार मत देखना, ठीक है। देखो मैंने, आप देखो सबसे पहले हम बात कर ले, अगर अपने क्यूबिक की बात कर ले, तो क्यूबिक भाई, क्यूबिक का मतलब क्या है, सारे के सारे साइड्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, क्यूब ऑल साइड्स आर इक्वल ना। तो इसके लिए हमें कोई याद रखने की, स्पेशल याद रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और इसके सारे के सारे जो एंगल होते हैं ना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये सारे के सारे 90 डिग्री, यानी कि ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमें इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्यूबिक वाले को, ये तो आसान है, ठीक है। अच्छा मेन हम आपको ये बता रहे हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ लैटिस तो आपको याद करना पड़ेगा, ये कैसे याद रखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखो, फिर मैंने आपको, देखो अगर बुक के हिसाब से चलो ना, तो स्टार्टिंग के 3 पता क्या है, स्टार्टिंग के 3 तो सब इक्वल है, दैट इज A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ये भी A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अगर आप बुक वाले एनसीईआरटी की, अगर आप बुक वाले ट्रिक से चलोगे ना, तो एनसीईआरटी बहुत और अच्छे से बताता है, ये कहता है भाई कि जो स्टार्टिंग की जो 3 है ना, आप सबको इक्वल रख लो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो देखो, अगर आप ट्रिक भी लगाते हो, ठीक है, ओके, मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक हो गया, जो ट्रिक है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। एनसीईआरटी जो है वो एंगल के लिए आपका ये ट्रिक देता है कि भाई 3 तक जो है वो आप साथ में चलो। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था क्या, पहले वाला मान लो आपने फिक्स कर लिया, और 3 आपने एंगल वाले आपने फिक्स कर लिए, 3 आपने एंगल वाले स्टार्टिंग के फिक्स कर लिए, ठीक है, 90 आपस में क्या है, ऑल आर इक्वल। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर गोनल आता है, क्या आता है, गोनल, तो मैंने आपको बताया था कि क्या A इज इक्वल टू B तो होगा, लेकिन लास्ट वाले आपस में इक्वल नहीं होंगे। याद करो ट्रिक, कॉपी मत देखना, बस आप याद करो, अगर आप अपने अच्छे से समझा है तो आप देखो मत, बाद में देख लेना, आप मेरे साथ चलो। नेक्स्ट देखो, हम बात कर रहे हैं ऑर्थो, नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्थो। और मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ड ऑर्थो आता है, तो ऑर्थो का मतलब है कि ऑल साइड्स आर अनइक्वल, तो आप क्या करोगे, A डज नॉट इज इक्वल टू B डज नॉट इज इक्वल टू C, यही करोगे ना। ऑर्थो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 वर्ड्स आते हैं, ऑर्थो और क्लिनिक, तो उस केस में आप सारे के सारे साइड्स को अनइक्वल बताओगे। अब देखो हेक्सागोनल की बात कर लेते हैं, हेक्सागोनल, गोनल वर्ड आया, मैंने आपको बताया है A इज इक्वल टू B डज नॉट इज इक्वल टू C। गोनल अगर वर्ड आता है तो लास्ट के 2 आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये तो ट्रिक है, आ रही मेरी बात समझ में। अब देखो ट्राइगोनल, मैंने आपको बताया था ट्राइगोनल, इन केस ऑफ दिस ट्राइगोनल आपका एक्सेप्शन है, भाई 3 ही तो साइड है ट्राइगोनल, तो इसके लिए सारे के सारे साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, इनके लिए माफ है ट्राइगोनल, ठीक है ना, नाम से ही लग रहा है ट्राई, दैट इज इनके लिए छोड़ दो, इनके लिए फ्रीली पास अवेलेबल है, अभी जो कोरोना का जो लॉकडाउन चल रहा है ना, ठीक है, तो समथिंग कुछ वैसा ही, ट्राइगोनल भाई नाम से ही लग रहा है ट्राई, और 3 साइड तो यार इनके लिए माफ है, जाने दो, इमरजेंसी वाले हैं ये सब, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम बात करें मोनोक्लिनिक की, मैंने आपको बताया था क्लिनिक, अगर क्लिनिक वर्ड आता है तो क्या होंगे, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, A इज इक्वल टू A डज नॉट इज इक्वल B डज नॉट इज इक्वल टू C। ट्राई क्लिनिक, A डज नॉट इज इक्वल टू B डज नॉट इज इक्वल टू C। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, है ना। अब मेरी बात समझो,
मैंने आपसे कहा था अगर ट्राई, अगर आपका एक वर्ड आता है ट्राई, तो इस केस में आप क्या कहोगे, आपके सारे के सारे जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था ट्राई, इट मीन्स अल्फा डज नॉट इज इक्वल टू बीटा, डज नॉट इज इक्वल टू गामा, डज नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कुछ और एंगल होगा। फिर मैंने आपको बताया था मोनो, अगर मोनो आता है, ठीक है ना, तो कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तो अब कौन सा एंगल नहीं होगा, तो हम इसमें देखो, अगर देखो स्टार्टिंग से अगर हम यहाँ से देखें, ये स्टार्टिंग का 3 तो फिक्स हो गया, स्टार्टिंग के 3 आपके फिक्स हो गया, सब 90 के इक्वल हो गए। हेक्सागोनल की बात कर लेते हैं। हेक्सागोनल में देखो क्या होगा, 2 आपके जो हैं वो इक्वल होंगे, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा, लेकिन जो गामा होगा वो 120। देखो थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। हेक्सा का मतलब क्या होता है, जिसमें 6 साइड्स हो, हेक्सा मीन 6, है ना, समझो 6 तो 6 जस्ट लाइक अगर आप 6 का जस्ट अगर डबल करो तो कितना आएगा 120, मतलब 60 का अगर जस्ट आप डबल करो तो 120 आएगा, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक इस तरीके से आप याद रखो, क्या हेक्सा का एक वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा 120, जस्ट लाइक डबल, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करें ट्राइगोनल की, ठीक है, ट्राइगोनल की, तो मैंने आपसे बताया था कि ट्राइगोनल के केस में क्या होंगे, ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, है ना, ट्राइगोनल के केस में। तो कैसे, यानी कि आप ये कहोगे कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा तो होगा, लेकिन ये सारे के सारे 90 डिग्री इक्वल नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे हो, ट्राई मैंने आपको बताया था ना कि ऑल आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। और इसमें क्या था, ट्राई क्लिनिक में क्या था, ये आपस में इक्वल भी नहीं थे और ये 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं है। और ट्राइगोनल जस्ट लाइक दिस, ठीक है, हो गई बात, कहानी खत्म। अच्छा, मोनोक्लिनिक में मैंने आपको बताया था मोनो का मतलब क्या है, कोई एक एंगल जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो आप ये कहोगे कि अल्फा जो होगा वो गामा के इक्वल होगा 90 डिग्री के, और जो आपका यहाँ से जो बीटा होगा, है ना, बीटा जो होगा वो 90 डिग्री इक्वल नहीं होगा। ये बेसिक सा ट्रिक है, समझ में आया मेरी बात, हम क्या कहना चाहते थे। अब मैंने आपको जो 4 जो ट्रिक लिखवाई है ना, आप उनको याद रखो और स्टार्टिंग के 3 आप बना लो, ठीक है। स्टार्टिंग के आप जो 3 एंगल हैं वो आपस में फिक्स कर लो। फिर आप वही साइड के लिए तो यार देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साइड तो आपका वैसे ही आ जा रहा है, साइड के लिए एकदम परफेक्ट ट्रिक बैठ रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत एंगल के लिए, तो एंगल में आपने ये फिक्स कर लिया, ठीक है। ट्राई क्लिनिक के लिए मैंने आपको बताया कि ऑल आर नॉट इक्वल, ये सारे के सारे इक्वल नहीं होंगे। बस ट्राइगोनल के लिए, यहाँ पर भी ट्राई वर्ड है, तो ये इक्वल नहीं हो, ये इक्वल तो होंगे लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। मोनो के लिए कोई एक एंगल इक्वल नहीं होगा, मैंने आपको बताया मोनो अगर वर्ड आता तो कोई एक एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा। और वो कौन सा नहीं होगा, कोई भी एक आप ले लो, ठीक है, कोई भी आप एक ले लो, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये बेसिक से आपके कुछ मतलब एक ट्रिक की हेल्प से आप इन चीज़ों को अब आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे। ये टाइप्स ऑफ लैटिस आपका वो दिया गया है, बुक में भी आपका दिया गया है, या फिर आप PDF डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप ये देख सकते हो। ठीक है बच्चे, समझ में आया, इतनी बात समझ में आई है ना, बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइट कटी थी और क्या बताया जाए, छोड़ो जाने दो। तो आप पढ़ाई करते रहो और कमेंट करके आप ये बताओगे बच्चे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहो। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग की वजह से बहुत तेज़ी से ये जो चैनल है ना वो ग्रो कर रहा है। आप लोग शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है। अब लग रहा है कि अब और ज़्यादा वीडियो डालें। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, बट वो भी सॉल्व हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। बट थैंक यू आप लोगों का, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो मेरे को, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखते रहो, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट करके आप मेरे से बता सकते हो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी जस्ट ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के जस्ट बाद हम अभी फिजिक्स का एक दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, तो आप उसे भी देखोगे। ओके, मिलते हैं आपसे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।